Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of NCERT और ये NCERT के पहले चैप्टर सेट का पहला एक्सरसाइज है। ये चैप्टर NCERT प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरा मेन मोटो है कि जो लोग जो नए बच्चे हैं जो सिर्फ जो मैथमेटिक्स 11th 12th में लिए हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए NCERT से अच्छा कोई बुक नहीं होगा। जो भी सपोर्टिंग बुक दूसरा होता है उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन सारे वो अपने जगह पे अच्छे हैं, उनका हम नहीं कहेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा बुक है और उसमें भी खासकर कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और उसमें से सेट भी एक है। तो हम लोग इसके प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर जब आप इसको कर लेते हैं तो इसके बाद इससे जो हायर लेवल का बुक है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं और उसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला जो प्रॉब्लम है उसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो हमको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है हमसे कि क्या ये सेट है या नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो कलेक्शन ऑफ मंथ, अगर ये साल के सारे मंथ, उसमें भी स्पेसिफाई कर दिया कि जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ का को हम सेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड इसलिए है कि अगर हम मान लेते हैं ए कोई सेट है, तो हम अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही तीनों हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमको क्लियर कट पता है कि ये पर्टिकुलर सेट इस स्टेटमेंट को विथस्टैंड करेगा और ये एकदम क्लियर कट है कि महीने के वो सारे मंथ जो जे से शुरू होते हों। तो एकदम स्पेसिफाइड है और ये एकदम सही है। तो ये सेट हम कहेंगे यस, दिस इज अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम अभी इसके बारे में बोले थे कि टैलेंटेड और मोस्ट, सबसे पहली बात है टैलेंट का कोई हार्ड एंड फास्ट बैरोमीटर नहीं है। राइटिंग में भी बहुत सारा अलग अलग जो है विधा होता है। हिंदी में विधा बोलते हैं, अंग्रेजी में जॉनर बोलते हैं। तो वो दोनों ही उसके बेसिस पे अलग अलग चीज़ में, जैसे मुंशी प्रेमचंद जो है वो कहानी कथा सम्राट उनको कहा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर थे, उनको वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि बोला जाता था। मैथिली शरण गुप्त एक जो थे वो मतलब कविता लिखते थे। तो सबका अलग अलग फील्ड था जिसमें सब लोग अच्छे थे। तो उनमें से मोस्ट टैलेंटेड कहना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर हम कह भी दे तो मेरे बाद दूसरा कोई पर्सन जो होगा वो इसका गारंटी नहीं है कि वो भी उसी 10 आदमी को चूज करेगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये सेट है। तो इसको लिखना चाहिए नो, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा और रीजन यही होगा कि हम मोस्ट टैलेंटेड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे पुराने, इसको बहुत आगे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसमें भी हम लोग इस चीज को देख लेंगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमको राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा लगता था, और बहुत अच्छा इसलिए, अभी के समय के लोग को अगर कहा देखा जाए तो वो लोग राहुल द्रविड़ को बहुत बोरिंग मानेंगे। वो मतलब बहुत तेजी से रन नहीं बनाते थे, लेकिन उनको दवाल कहा जाता था और मिडिल ऑर्डर में वो बहुत अच्छा खेलते थे। तो राहुल द्रविड़ मेरे लिए अगर बेस्ट बैट्समैन क्या, अगर अगर ये करना हो, टीम अगर चूज करना हो, तो उसमें मेरे लिए राहुल द्रविड़ जरूर रहेंगे। लेकिन हो सकता है कोई दूसरा होगा, उसके लिए राहुल द्रविड़ नहीं रहेगा। इसका मतलब कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नो, नॉट अ सेट, नॉट अ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नो, नॉट अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो देखिए, क्लास एक स्पेसिफिक हो गया और उसमें अगर सिर्फ लड़के का सेट कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ,
क्योंकि अगर कोई क्लास आप चूज कर ले, जैसे आपका क्लास है तो आपके क्लास में लड़के फिक्स्ड होंगे, ये इतने लड़के हैं, ये लड़के हैं, इतने लड़कियां हैं। और अगर कोई अगर मान लीजिए थर्ड जेंडर भी है तो वो स्पेसिफाई करा होगा, तो हम वॉइस को वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए यस, दिस इज अ सेट। तो हमारा मतलब ये दोनों जो क्राइटेरिया है स्पेसिफाई कर सकते हैं और वेल डिफाइन है, तो वो दोनों चीज अगर जस्टिफाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसको हम अगर लिखना ही चाहे तो क्या लिखेंगे, वन, नेचुरल नंबर 1 2 से शुरू होता है, 1 2 3 4, और 3 डॉट का मतलब इसी तरह से चलते जाएगा। और लेस देन 100 अगर बोला है तो हम लिखेंगे 96 97 98 और 99। इसका मतलब कि ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइन है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर हमको पता है कि ये वेल डिफाइन होता है। और उसमें भी स्पेसिफाई कर दिया है कि वैसा नेचुरल नंबर जो 100 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर इटसेल्फ में अगर सेट है तो उसका जो एक सबसेट होगा वो भी एक सेट होगा। अब सबसेट वगैरह के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यही कहेंगे कि हमारा नेचुरल नंबर वेल डिफाइन है और ये स्पेसिफिक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है जिसको हम राइट भी कर सकते हैं। और ये चाहे हम लिखें या कोई यूएसए का आदमी लिखे, चाहे कोई रसिया का आदमी लिखे, ये सेट सेम रहेगा। और इसी कारण से इसको वेल डिफाइन कहा जाएगा और इस कारण से ये एक सेट है। यस, दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये एकदम स्पेसिफाई किया हुआ है। अब यहां पे अगर बोलता कि बेस्ट नॉवेलिस्ट का अगर सेट तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि नॉवेलिस्ट बेस्ट कौन होगा ये लोगों के अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का जो नोवेल होगा वो फिक्स्ड है, और वो फिक्स्ड है और वो एकदम स्पेसिफिक है। तो इसको हम कहेंगे कि हाँ, यस, दिस इज अ सेट, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और रीजन क्या, रीजन कि हम वेल डिफाइंड है और स्पेसिफाइड भी है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स है, हम नॉवेल का कलेक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें से मुंशी प्रेमचंद जो लिखे थे उसको स्पेसिफाई कर दिए। तो ये एकदम सही है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अगेन ये भी एकदम वेल डिफाइन है। हमसे क्या बोला, अगर हम मान लेते हैं ए कोई सेट है तो इवन इंटीजर, अगर ऑल इवन इंटीजर बोला तो हम पहले तो इन्फिनिटी से ऐसे शुरू करते हैं और -4 -2, और 0 को भी इवन माना जाता है। 2 4 6 इन्फिनिटी, 3 डॉट करेंगे, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ। तो ये हमारा इवन इंटीजर अपने आप में एक वेल डिफाइन है। तो ये पहले से ही पता है हमको सेट है। लेकिन अगर हम इसका वेल डिफिनीशन का करें तो इवन इंटीजर का क्या डिफिनीशन होता है, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। और इसके लिए हमको कोई अलग से मतलब कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। 2 से डिविजिबल जो नंबर होगा वो हमारा इंटीजर कहलाएगा, और इस सेट का जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। इसीलिए ये वेल डिफाइन है और इसीलिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब ये चीज जो है ये थोड़ा जेनेरिक हो गया, लेकिन फिर भी स्पेसिफाइड होगा। क्योंकि अगर इस चैप्टर की बात करा जाए तो इस चैप्टर में एक कुछ एक्सरसाइज है और हर एक एक्सरसाइज में फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, और वो नंबर वैरी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो इस एडिशन में कुछ था और अगले एडिशन में चेंज हो गया, या उसके बाद वाले एडिशन में कुछ और ऐड हो गया। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यानी कि ये वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन होगा तो हम इसको कहेंगे यस, दिस इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ऐसा होता जैसे ऑल्सो अ सेट, या दिस इज अ सेट, सिंपली ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ सेट, तो ये अपने आप में सही है। इसको हम लोग कह सकते हैं। और दिक्कत कहाँ पे होता है, दिक्कत जैसे मान लीजिए कि किसी एग्जाम के क्वेश्चन की बात करता हो और जिस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक साल वेरी कर रहा है, तो उस केस में हम उसको वेल डिफाइंड नहीं बोलते, क्योंकि नंबर हमारा चेंज हो रहा है, और नंबर अगर हमारा चेंज होगा तो वो वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड, अगेन ये नहीं होगा क्योंकि मोस्ट डेंजरस का कोई डिफिनीशन नहीं है। डेंजरस एनिमल हम कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट डेंजरस जो हो गया वो कहना थोड़ा सा पर्सन के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर
हम अगर शहर में रह रहे हैं तो हम या हम कहीं मतलब सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वहाँ पे डेंजरस एनिमल जो होगा वो अलग माना जाएगा। लेकिन अगर जंगल में होगा तो वो अलग माना, जंगल में इन द सेंस कि जो लोग ट्राइबल लोग हैं तो उनके लिए बहुत सारे एनिमल जो होगा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन उनका होगा, तो उनके लिए कुछ बहुत सारे एनिमल जो होगा जो डेंजरस नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए वो एनिमल डेंजरस हो सकता है। इसका मतलब वेल डिफाइन का जो हमारा जो बैरोमीटर है कि हमारा जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो वेल डिफाइन होना चाहिए ये पास नहीं करता है, और इस कारण से इसको कहेंगे ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट। इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, जैसे अगर ए एलिमेंट, सॉरी ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल ए बिलोंग, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं बिलोंग टू, मतलब स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए, या ए इज मेंबर ऑफ, तो ई भी बोल सकते हैं, बिलोंग टू बोल सकते हैं, ए इज मेंबर ऑफ कैपिटल ए, और ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम यही दोनों यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको मेंबर और एलिमेंट बोलने की आदत है, हम उसी को फॉलो करेंगे। इन दी ब्लैंक स्पेस, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, 5 इसका एलिमेंट होगा, ऑब्वियस बात है, इसका मेंबर होगा तो 5 होगा। 8 इसमें नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट एन एलिमेंट। यहाँ पे 0 बोल रहा है, 0 नॉट एन एलिमेंट। 4 इसका मेंबर है, यस एन एलिमेंट। इसके बाद 2 इसका एलिमेंट है और 10 इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये एकदम सिंपल सा है, इसमें बस हमको ये यूज करने के लिए सिखा रहा है कि ये मेंबर है कि नहीं है, और उसके लिए हमको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको सारा चीज दिख रहा है, जो एब्सेंट मेंबर होगा उसको हम नॉट बोलेंगे। यहाँ पे 1 से लेके 6 तक का है, 8 इसमें नहीं है, 0 भी इसमें नहीं है और 10 भी इसमें नहीं है, 2 4 और 5 है, तो उसी कारण इसी के लिए उसमें एलिमेंट का सिंबल लगाया गया है। तो एकदम सिंपल है, और एनसीईआरटी सीखने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसको, बहुत सारे लोग इसको इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि जब वो +2 पास कर जाते हैं तो उनसे अगर पूछा जाए कि तुम एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और वो नहीं कर पाते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। हाँ ये बात सही है, जो लोग थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी ईजी लगेगा। जो अपने आप में सही है वो गलत नहीं है, क्योंकि जानबूझ के इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो बिगनर है उनके लिए आसान हो। कई बार क्या होता है, कोई काम इतना भारी नहीं हो जाए कि लोग, भारी जब बहुत ज़्यादा लगेगा तो लोग उसको छोड़ ही देते हैं, उसको करना ही नहीं चाहते हैं। एनसीईआरटी इसी कारण से स्पेशली डिजाइंड बुक है, और इसको बहुत सारे एक बहुत टीम मिल के बनाता है, तो वो हर एक चीज़ को मतलब ध्यान रखता है। और ये सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है, ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ पढ़ना चाहे तो इसको कर सकता है। क्या लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट लिखा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो अगर हम इसको मान लेते हैं बी कोई सेट है, या बी क्या इंटीजर का अगर सेट का हम लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू स्लैश -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया। अब इसमें से हमसे बोल रहा है वैसा इंटीजर जो -3 से शुरू होके और 7 से छोटा हो। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और आगे तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7। अब हमको ठीक है, तो 7 तक लिख लिया। अब हमसे पूछ रहा है वैसा इंटीजर जो 7 तक हो, यानी कि इसी का एलिमेंट, लेकिन वैसा एलिमेंट जो -3 से शुरू होता हो, और -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए 3 के पास, -3 के पास इनइक्वलिटी है, इसका मतलब कि 3 को इंक्लूड करना है, लेकिन 7 के पास इनइक्वलिटी नहीं है, तो हमको 7 को इंक्लूड नहीं करना है। और चूंकि हम लोग इंटीजर में डील कर रहे हैं, तो हमारा 6 के बाद कोई बीच वाला नंबर, 6 और 7 के बीच का कोई नंबर नहीं लेना है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए, नेचुरल नंबर का अगर सेट की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें एक और कंडीशन लगा दिया कि वैसा नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटा होने का मतलब कि ये यहां तक आ जाएगा, तो हम b को लिखेंगे 1 2 3 4 5 बस। और हम ये चीज़ जीएन वर्मन का हम चूंकि ज़्यादा डिस्कस करे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हम बार बार बोले हैं कि मैथमेटिक्स को पेन से बनाया जाता है, मुंह से नहीं बनाया जाता है। तो आप पेन जरूर चलाइए, और पेन जैसे कि हम नेचुरल नंबर को यहाँ लिखे और जब हम स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे तो खुद उसका आंसर दिखेगा कि एज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट हम पूरा लिखे हुए हैं। लेस देन 6, तो हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि 6 से छोटा कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 होगा, बस उसको हम टैबुलेट कर दिए तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो एकदम आसान चीज़ है, और बस बेबी स्टेप, एकदम जो शुरुआती जो कदम होता है वैसे हम लोग चलेंगे। और एनसीईआरटी करने के बाद हम लोग इसके जो भी एक हायर बुक होगा उसको कर रहे हैं। सेट वगैरह, सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो जीएन वर्मन में उतना नहीं दिया हुआ है, या फिर वो उतना पॉपुलर नहीं है। तो हम लोग उधर लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 3 चीज़ को ज़्यादा फोकस करे हैं। फिर भी हम देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड बुक जो होगा इससे ऊपर का वो फॉलो करेंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आर.डी. शर्मा, अगर कोई अच्छा बुक उससे ऊपर लेवल का नहीं मिलेगा तो हम आर.डी. शर्मा को करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। x such that x is 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब हमसे बोल रहा है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो अगर हम लिखेंगे n तो ये होगा 1 2 3 और ऐसे चलते चला जाएगा और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करने के लिए हम 2 डिजिट वाला कुछ नंबर लिख लेते हैं, 96 97 98 99 एंड सो ऑन, इसके बाद 3 डिजिट का आ जाएगा। ये वो 1 डिजिट का भी लिखे हैं। तो अगर हम इसमें से 2 डिजिट का ही सिंपली नंबर लिखते तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होगा, हम इसको लिखते, अभी नहीं लिखते हैं, 10 11 12। अब दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो अगर 1 से शुरू हुआ है तो जो सबसे 13 14 15 16 17, तो पहला नंबर, पहला नेचुरल नंबर जिसके 2 डिजिट का, जिसका सम 8 होना चाहिए, वो हमारा हो जाएगा 17। तो हम क्या करते हैं, इसको टैबुलेट करना शुरू करते हैं 17। अब 17 के बाद 18 19 आगे करेंगे तो 8 से बड़ा हो जाएगा, फिर 20 पे जाके वो सम 2 हो जाएगा, फिर 21 से बढ़ना शुरू होगा और बढ़ के कहाँ पे जाके होगा, 26 पे, क्योंकि हमारा अब ये वाला नंबर 1 बढ़ गया है तो 8 जो है 1 पहले आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलेंगे तो ये 35 पे हो जाएगा, इसी तरह से आगे चलेंगे तो 44, इसी तरह से फिर से आगे चलेंगे तो ये 53 पे, इससे आगे चलेंगे तो 62, इससे आगे चलेंगे तो 71 और इससे आगे चलेंगे तो 80। 80 के बाद 2 डिजिट का कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा जिसका सम 8 होगा, क्योंकि हर एक में 8 पहले से रहेगा। तो 0 के बाद जैसे ही 81 आएगा तो 9 आ जाएगा, 82 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, 88 आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले से अच्छा है, ठीक है, लेकिन एकदम लॉजिक हमारा सेम है। लॉजिक में हम कोई चेंज नहीं करे हैं, लॉजिक एज इट इज है, बस उसी चीज को हम लोग फिर से करें हैं। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। इसका मतलब देखिए, x 60 का डिवाइजर हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमको प्राइम डिवाइजर चाहिए। तो इसके लिए सबसे सिंपल बात है कि हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। और लोग सोचेंगे कि हम फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रोसेस पता रहेगा तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा जिसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं उसको भी हम कर पाएंगे, और इसीलिए ये करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 30 फिर 2 तो 15, अब 3 करते हैं तो 5। तो हम 60 का अगर फैक्टर लिखें तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, प्राइम नंबर तो इसमें है 2 है 3 है और 5 है, जो कि डिवाइजर 60 का है।
वैसे इसका डिवाइजर, अगर नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने की बात हो तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, तो टोटल डिवाइजर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 12, तो 12 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास डिवाइजर कितना आ गया 12 आ गया। ये इसमें 12 डिवाइजर हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा जो कंपोजिट नंबर होगा, हमको कंपोजिट नंबर नहीं लेना है, तो एकदम सिंपल हो जाएगा। डी को हम डिफाइन करेंगे। पहला प्राइम डिवाइजर क्या हो जाएगा, एक को हम प्राइम नहीं, प्राइम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो अपने आप है। दो से हम शुरू करते हैं, 2, 3 और 5। इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो कंपोजिट आ जाएगा, 6 कंपोजिट हो जाएगा, 10 कंपोजिट हो जाएगा, 15 कंपोजिट हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हुआ। एक को प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर वैसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो। तो 1 और इटसेल्फ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है कोई बात नहीं है, बट हम एक को यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, हम लोग जो भी थ्योरी वाले पार्ट में देखे थे वो हर एक चीज पे एक प्रॉब्लम बेस्ड है। ये हमसे बेसिकली उस रिमार्क का टेस्ट ले रहा है जिसमें हम लोग बताया गया था कि जब भी हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक वर्ड बोले थे, एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट, रिडंडेंसी जरूरी नहीं है। तो एक बार में अगर ई सेट का बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले से लिखना शुरू करेंगे। टी आर आई जी ओ एन, अब ओ पहले एक बार आ चुका है तो इस ओ को हम नहीं काउंट करेंगे। एम, ठीक है, इसके बाद ई, अब एम ई, इसके बाद टी हम एक बार आ चुका है तो इसको नहीं करेंगे काउंट। आर पहले आ चुका है, इस आर को नहीं करेंगे। वाई नहीं आया तो वाई को करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेट, क्योंकि इसमें रिडंडेंसी अलाउड नहीं है, यानी किसी भी मेंबर को हम रिपीट नहीं करेंगे। ऑर्डर और रिपीटेशन, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और रिपीटेशन जरूरी नहीं होना चाहिए, ये दो चीज ध्यान में रखना है। एग्जिस्टेंस मैटर करता है, टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो एक बार एग्जिस्ट कर गया उसके बाद हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटा, तो अगेन जो चीज हम अभी बोले बस उसी को हम रिप्लिकेट कर देंगे। तो लिखेंगे बी ई टी, और एक टी पहले से है, ये टी नहीं लिखेंगे, और उसके बाद ई पहले से है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, आर। तो यही चारों एलिमेंट जो हो गया ये हमारा इसके एलिमेंट का सेट हो गया। इसके इस वर्ड के लेटर का जो सेट बनेगा वो बी ई टी आर, यही चारों है, इसी को यूज करके हम उस लेटर को बनाए हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमको क्या करना होता है कि उसमें जो एग्जिस्टिंग पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम लोग खोजते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये 3 का मल्टीपल है बेसिकली। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए इज एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन, या ऐसे लिख देंगे, एंड लिखने के बाद x लेस देन 12 इक्वल टू 12, यानी कि 3 का मल्टीपल हम शुरू करेंगे तो 3 का मल्टीपल आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन जो वहीं तक लेंगे जहां तक x जो है हमारा 12 या के बराबर हो जाए, 12 के बराबर और छोटा। तो 12 के छोटा में जो हो वो हो गया ये 3 6 और 9, और इक्वल टू में ये हो गया, और x जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, वो हम कर सकते हैं, बट ये एक तरीका। एक और तरीका ये हो सकता है कि हम इसको लिख दें x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज मेंबर ऑफ 1 2, नेचुरल नंबर में कितना नेचुरल नंबर 3n है तो 1 2 3 4। बहुत सारा तरीका है,
तो वो कर सकते हैं। और लेकिन अभी हम जो है एकदम चूंकि सेट बिल्डर में लिख रहे हैं तो हम कम से कम मतलब ये सब यूज का नहीं करेंगे। तो हमारा ये चीज़ जो है वो एकदम सिंपल और सही है। इस वाले में क्या है, 2 दूनी 4, दो ये बेसिकली हो रहा है 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं इसको b ले देते हैं नाम, x सच दैट x इज 2 to the power n, जहां पे वेयर n कहाँ है, n जो है माइनस नहीं 1 से शुरू होके इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। एकदम सिंपल है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक n जाएगा और n जो है वो 2 का पावर है, तो जब पावर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 4, ऐसे करके ये, और ये हमारा सेट बन जाएगा। तो ये सेट बिल्डर हो गया। अगेन हम टाइम एंड अगेन जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे वहां भी बोले थे कि आप वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं, वर्डिंग आपका अपना हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वर्डिंग को कोई भी रीड करके वापस जब लिखे टैबुलर फॉर्म में तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस वर्डिंग को कोई पढ़े और उसको अगर लिखे, जैसे हम इसको ये हम अगर भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर इससे हम वापस अगर टैबुलेट करना चाहें तो x 2 का पावर n है, जब n का वैल्यू 1 होगा तो 2, n का वैल्यू 2 होगा तो 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 होगा तो 8 हो जाएगा, 16, 32, अब 5 के बाद जाना ही नहीं है। और ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल जो नंबर है वो है, तो इसका मतलब हमारा चीज ठीक है। आगे चले, ये भी उसी तरह का है, ये 5 है, 5 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, ये इसके स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब नहीं 5 का पावर 3 है, 25, ये 4 है, एकदम सेम है। इसको हम लिखेंगे सी एक्स सच दैट एक्स इज 5 to the power n एंड 1 से लेके n जो है वो 4 तक जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ये क्या है, देखने से ही लग रहा है ये इवन इंटीजर है, तो हम सिंपली लिख देंगे d इज इक्वल टू x सच दैट x, अब देखिए 2 से शुरू होकर 2 4 6 एंड सो ऑन इज इवन इंटीजर। क्योंकि ये 3 डॉट दिया है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आगे भी जाके कोई अगर फिक्स नंबर डाल देता, जैसे कि ऐसे लिखता 2 4 6 और ऐसे करके 20 कॉमा और फिर क्लोज, इसका मतलब होता है कि ये पैटर्न जो है 20 तक जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर ये डॉट डॉट दे के सीधे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये बड़ा डिफरेंशिएशन है और इस चीज का ध्यान, ये मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये आप अपने आप समझ लीजिए, लेकिन जस्ट इन केस अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ हम एक्सप्लिसिटली भी बोल दे रहे हैं कि अगर ऐसा रहेगा, लास्ट वाला नंबर फिक्स रहेगा तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट वाले नंबर तक ही जाना है। लेकिन अगर उसमें डॉट डॉट 3 डॉट करके छोड़ दिया गया तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, और उस केस में हम पूरे सेट को, तो ये सिंपली एक इंटीजर का सेट हो गया, ठीक है। और इंटीजर नहीं हुआ, सॉरी, इसमें ये लिखना गलत होगा, इवन इंटीजर और साथ में एक और चीज लिखना होगा, क्योंकि इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है, इवन इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है। एंड एक्स, इसको इवन इंटीजर है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर का अगर कर देंगे तो अपने आप जो है उसको ग्रेटर देन 0 ही मान लेगा, तो 0 से नीचे वाला कोई नहीं लेगा, 2 के बाद वाला और आगे से लेता जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जो चीज हम अभी पीछे वाले केस में बताए, जैसे 3 डॉट वाला, तो आगे फिक्स नंबर नहीं था, लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में आगे फिक्स नंबर दे दिया है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन 10 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको मान लेते हैं ई, मान लेते हैं कि ये हमारा सेट ई है, जिसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन स्क्वायर एंड एन क्या है, 1 से लेके ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि n का वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगा और सारे का स्क्वायर है बेसिकली। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और ये एकदम सही होगा, ठीक है।
अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट। अब ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। तो बोल क्या रहा है, एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ये जनरलाइज करा हुआ है, तो हम लिखेंगे तो क्या करना शुरू करेंगे, ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले नेचुरल नंबर अगर हम लिखे ऊपर में तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 सोन। तो अगर ऑड नंबर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 जो है उसको ऑड बोला जाता है, तो 1 हमारा पहला नेचुरल नंबर हो गया ऑड। उसके बाद 2 को छोड़ देते हैं, 3 5 7 एंड सो ऑन। क्योंकि हमको यहाँ पे लिमिट नहीं फिक्स करा है कि ये नंबर कहाँ पे जाके रुकेगा, तो हम इसमें 3 डॉट देके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत है इसका, इसमें लगता है कुछ गलती हुआ है। ये हमारा बुक है। अच्छा हाँ, फ्रैक्शन था वो बेसिकली, इसी कारण से वो ध्यान नहीं दिए उस समय पीपीटी बनाने के वक्त। ये नहीं है, ये बेसिकली है -1/2 से x लेस देन 9/2। ठीक है, हमको लग रहा था कुछ फिशी, समथिंग इज फिशी। अब देखिए -12 से लेके 9/2 तक है, तो x हमारा इंटीजर है और -12 के से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखना अगर शुरू करें तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। और ये कितना है, अगर इसको डेसिमल में लिखे तो हमको ज़्यादा क्लियर है, -0.5 है और ये है 4.5 है। 4.5 से छोटा यानी कि 4 के बाद आएंगे तो 5 आ जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे इनइक्वलिटी आया और इसलिए मैं बता दूं कि इनइक्वलिटी के लिए हम एक मीर पब्लिकेशन का एक और बुक है जीएन वर्मन के जैसा, उस किताब इसका गोरवो गोबोरोव करके है, वी गोबोरोव, और प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स के नाम का है। और ये बुक जो है इसमें इनइक्वलिटी का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें अलजेब्रा वगैरह का, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा प्रॉब्लम सब है। तो इसमें इनइक्वलिटी बहुत अच्छे से डिस्कस कर, प्रॉब्लम बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो हम उस सारे प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस कर लेंगे। और इनइक्वलिटी का यूज़ जो है वो कई जगह पे होता है, एरिया बाउंडेड बहुत जगह पे होता है, फंक्शन में पूरे सब जगह पे होता है। और उसके साथ साथ जहाँ पे रेंज डोमेन वगैरह निकालना हो तो उसके इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अलग से इनइक्वलिटी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इनइक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको 1-2 दिन में हम इस बुक से इनइक्वलिटी को डिस्कस कर देंगे। अभी के लिए हम ये दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन अगर 4 है तो इसको हम सिंपल तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर -4 प्लस माइनस लेस देन 0, इसको लिखेंगे x-2 और x+2 लेस देन इक्वल टू 0। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा पॉइंट आया, पॉइंट क्या आया, -2 और 2, -2 और 2, इसके बीच वाला एक पॉइंट इमेजिन करेंगे तो बीच वाला पॉइंट 0 होगा, सबसे कॉन्वीनियंट पॉइंट 0 है। अगर 0 इटसेल्फ अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो अब ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहिए हमको, लेकिन 0 मतलब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आया +-2। तो अगर x का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो उस केस में हम साइन चेक करने के लिए सबसे आसान वैल्यू हमारा 0 होता है। जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब जिस रीजन में 0 लाई करेगा उस रीजन में हमारा जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो निगेटिव होगा। और 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो जैसे लिखेंगे 3 रखेंगे तो 3×2=9, 3 स्क्वायर का 9, -4 5, तो इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। हमारा रीजन कौन सा बोला, इस रीजन में, मतलब निगेटिव वाले रीजन में, क्योंकि हमारा इनइक्वलिटी बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर में ऐसा एक्स हमको चूज करना है जिसके लिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो। तो हम -2 से 2 होगा, और चूंकि इनइक्वलिटी में इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है नीचे में, तो इसके कारण से इंड पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे। तो हमारा -2 से 2 यानी कि -2 से लेके 2 तक का सारा x इंटीजर। अब इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब
इसको लिखने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम क्या लिखेंगे, LOYA, लोया। एल पहले से ही है तो जो रिपीट होगा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमको सारे पूरे मंथ का पता है कि कौन सा 31 डेज नहीं होता है। तो पहले हम टैबुलेट अगर हम मान लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहले 31 ये हो गया, ये 28/29 हो गया, ये 31 हो गया, ये 30 हो गया, ये 31 हो गया, ये 30 हो गया, 31, और ये भी शायद 31 होता है, ये 30, 31, 30 और 31। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त कंटिन्यूस मंथ जो होता है वो 31 होता है, और जून 30 का होता है। और उसका एक सिंपल जो बचपन में हम लोग सीखे हैं, ये वाला तरीका होता है, जो उठा हुआ होता है वो 31, और जो गड्ढा होता है वो 28, 29, 30, जो भी डिपेंडिंग ऑन फरवरी के केस में 28, 29, और बाकी सारे केस में 30। तो आप ऐसे करके देखिएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर जुलाई और अगस्त दोनों 31 का हो जाता है। तो अब हमको क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 30। अगर नॉट बोला इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेब्रुवरी भी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, उसके बाद सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के। एक्स मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट जो के से पहले एग्जिस्ट करता हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले के से पहले का सारा लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJ, इनफैक्ट के भी लिख लेते हैं दिखने के लिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि के से पहले का कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहली बात है, जो जो वॉवेल है उसको कट कर देते हैं, ए नहीं होगा, ई नहीं होगा और आई नहीं होगा। तो हमारा जो एफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, एफ सेट क्या बन जाएगा, बी सी डी एफ जी एच जे। के को नहीं इंक्लूड करना है, के से पहले का। तो के तो बस हम एक सिंबल, मतलब एक बेंचमार्क के लिए, दिखने के लिए कि हाँ के से पहले ये सब नंबर है। तो ये, और एकदम हम क्या हमेशा बोलते हैं कि प्रॉब्लम को पेन से सॉल्व करना है, मुंह से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जितना आप पेन चलाइएगा उतना आपका दिमाग भी चलेगा और आपका प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट विथ सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसे देखिए, चेंज करने के लिए हम इधर से उधर, उधर से उधर किसी तरह करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म करना ज़्यादा इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा रहता है, और उस स्टेटमेंट को हम लोग डेसिफर करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, और डिकोड जब करेंगे तो टेबलर फॉर्म में वो आ जाएगा, और उस दोनों को फिर हम कंपेयर इजीली कर लेंगे। तो वैसे ये सब बहुत इजी है, इसको हम चाहेंगे तो रोस्टर से भी घुमा सकते हैं। लेकिन एक जो बिगिनर, जो एकदम बच्चा, जो एकदम 10th से पास होने वाला बच्चा जिस चीज़ को समझ सके और जो चीज़ समझता है या सोचेगा, वैसा हम काम करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए 6 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 अगर है तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका सेट जो है वो 2 3 हो जाएगा, यानी पहले का हमारा ये आ गया। एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो पहली बात है, नेचुरल नंबर की बात करें अगर 10 तक का, 5 6 7 8 9 10, 10 से छोटा यानी 10 को हम सर्कल कर देते हैं, 10 से छोटा ये नेचुरल नंबर है, और इसमें से जो ऑड है यानी 1 3 5 7 और 9, ये कुछ लोगों को लग सकता है, मान लेते हैं इसको सेट है, कुछ लोगों को लग सकता है कि हम इतना बच्चा वाला चीज़, अरे कोई बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ये आपको भी पता है कि ये हमको पता है, और हमको भी पता है कि हमको पता है।
लेकिन जो लोग नए होंगे उनको शायद ये चीज़ नहीं पता हो, और कभी अजम्पशन बेस्ड पे किसी को, जैसे क्या होता है, एपीजे अब्दुल कलाम का एक बुक में बड़ा अच्छा चीज़ लिखा हुआ था कि वी शुड जज अ पर्सन बाय हिज नॉलेज नॉट हिज इग्नोरेंस। जैसे हिंदी बेल्ट में जो लोग, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है और जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, तो जो थोड़ा थोड़ा आता है वो नहीं आने वाले को डराने के लिए जानबूझ के इंग्लिश बोलेंगे और उनको इस तरह से डरा देंगे कि वो उनके सामने बात नहीं कर पाए। तो ये गलत अप्रोच है। आपको किसी के नॉलेज, उसका उसको जो चीज़ आता है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में क्या ये प्रिंसिपल को फॉलो करा जाता है। इंटरव्यू में जो चीज़ आपको नहीं आता है उससे आपके व्यक्तित्व के बारे में कैसे पता चलेगा। जो चीज़ आपको आता है और उस चीज़ को आप कैसे करें या उस चीज़ में आप कैसे सोचें, इसी से आपका व्यक्तित्व का पता चलता है। तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए। एक दो ये हो गया, तो इसमें हमारा कौन सा नंबर आ गया, 1 3 5 7 9, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए यहां पे बोला प्राइम डिवाइजर, अब अगर इसका डिवाइजर सिर्फ बोलेगा तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, नंबर ऑफ मल्टी डिवाइजर जो होगा वो 1+1 इंटू 1+1, यानी कि 4 डिवाइजर होगा। तो पहला डिवाइजर 1 होगा, दूसरा डिवाइजर 3, 2, फिर 3 और फिर 6। 1 2 3 6, 1 2 3 6 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इससे होगा। अब हम चाहेंगे तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सीधे इससे सीधे मैच करा देंगे, लेकिन अगर हम नहीं भी कराएं तो हम ऐसे काउंट करना शुरू करते हैं। एम ठीक है, जो रिपीट नहीं करेगा उसको ओके चल करते जाएंगे। ए ठीक है, टी ठीक है, एच ठीक है, ई ठीक है, फिर एम आ गया, इसको क्रॉस कर देंगे। ए पहले से आ गया, क्रॉस कर देंगे। टी पहले से, इसको क्रॉस कर देंगे। आई नहीं है, नहीं आया तो ठीक है। सी नहीं आया तो ठीक है। एस नहीं आया तो ठीक है। तो हमारा सेट हो जाएगा एम ए टी एच ई और उसके बाद आई सी एस, ये जो कि हमारा यहाँ पे है। तो एकदम फंडामेंटल चैप्टर है, और हम गारंटी के साथ कहेंगे कि ये सारा चीज़ आपको लाइफ टाइम, आपको मैथमेटिक्स में जब तक जुड़े रहिएगा आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बारे में हम अगर बोल रहे हैं तो एक तरह से उसको, मतलब आ, मतलब ये अपने आप में सेल्फ एविडेंट है, इसको हम एम्फेसाइज करने की हमको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ थ्योरी का डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी में, और फिर प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। एकदम सेल्फ हेल्प टाइप का चल रहा है कि आपको कहीं से कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आप खुद से एनसीईआरटी का बुक लेके और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे ये देख लीजिए, हम सारा रीजनिंग और लॉजिक सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जो प्रॉब्लम बना भी लिए हैं, अगर आप इसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस था वो मेरे ही जैसा था या अलग था, और अलग भी हो सकता है। कोई ये, हम ये नहीं कह रहे कि हम, मेरा जो रास्ता है वो दी वे है, हम जो बता रहे हैं वो अ वे है, ठीक है।